आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा आकर्षण का केंद्र बने गणेश पंडालों की भी है। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको ये लग सकता है कि गणेशोत्सव से जुड़ी ये तस्वीर मुंबई के लालबाग के राजा की है, लेकिन ये भव्य छटा बाबा विश्वनाथ की नगरी की है। वाराणसी में मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर ही गणपति बापा की मूर्ति स्थापित की गई थी। शहर के बुलनाला स्थित 5 दिवसीय गणेशोत्सव के बाद श्री काशी मराठा गणेशोत्सव समिति की ओर से मुंबई की तरह ही यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मराठी वेशभूषा में श्रद्धालु शामिल दिखे। और इस शोभा यात्रा के लिए गजपति ढोल ताशा दल के नासिक से आए 80 कलाकार पूरे रास्ते ढोल ताशा बजाते हुए चल रहे थे। बुलानाला से निकलकर ये शोभा यात्रा लक्सा लक्ष्मी कुंड पहुंचकर गणपति विसर्जन तक चली। शोभा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते आम श्रद्धालुओं ने भी वाराणसी में लालबाग के राजा के दर्शन करने के साथ ही लोक कलाओं का आनंद उठाया। देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। महाराष्ट्र के अकोला में एक गणेश पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। यहाँ विप्रो युवा वाहिनी गणपति पंडाल में बापा की 11 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के साथ ही अष्टलक्ष्मी की जीवंत झांकी देखने को मिल रही है, जो लोगों को खूब भा रही है। झांकी में भगवान विष्णु शेषनाग की छत्रछाया में विश्राम करते तो वहीं नरसिंह अवतार बच्चों से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। पंडाल में माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों आदि लक्ष्मी माता, वीर लक्ष्मी माता, धान्य लक्ष्मी माता, धन लक्ष्मी माता, संतान लक्ष्मी माता, विद्या लक्ष्मी माता, गज लक्ष्मी माता और विजय लक्ष्मी माता को दिखाया गया है। लक्ष्मी माता देखिए, आशीर्वाद दे रही हमको और गणपति बापा का अच्छा रूप है। हमने अष्टलक्ष्मी भी देखी और रिद्धि सिद्धि भी देखी, नरसिम्हा भी देखे। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गुजरात के सूरत में एक से बढ़कर एक गणेश पंडालों के दर्शन हो रहे हैं। शहर के सिटी लाइट इलाके में स्थित सरकार ग्रुप के गणेश पंडाल में गुजरात के सबसे बड़े इको फ्रेंडली भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। विशेष बात यह है कि इस प्रतिमा का निर्माण 350 किलो टिश्यू पेपर के उपयोग से किया गया है। 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी भगवान गणेश की इस मूर्ति का कुल वजन लगभग 400 किलो बताया गया है। इस बार सरकार ग्रुप ने पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीओपी या मिट्टी की मूर्ति न बनवाकर टिश्यू पेपर से ही बापा की प्रतिमा को तैयार करवाया है। उत्सव पूर्ण होने के बाद इस मूर्ति का विसर्जन समंदर नहीं बल्कि यहीं पानी में कर दिया जाएगा। गणेशोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हाथियों का भव्य स्वागत करने के साथ ही उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। इन हाथियों को तिलक और फूल मालाओं से श्रृंगार करने के साथ ही आरती भी उतारी गई। यही नहीं, गुड़, गन्ना और ताजे फलों से इन्हें भोग भी लगाया गया। दरअसल बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव की शुरुआत हुई है। ये हाथी दरअसल साल भर जंगल की सुरक्षा, गश्त और पर्यटकों की सेवा में जुटे रहते हैं, जिसके चलते इस महोत्सव का आयोजन होता है, जो एक तरह से इनके लिए आराम और सुकून का त्योहार है। 6 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में हाथियों को काम से पूरी तरह छुट्टी दी गई है। इस दौरान इनकी सेहत की जाँच, देखभाल और आपसी मेलजोल पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसमें हम लोग हाथियों को एक हफ्ते तक उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। उनको हम खाना पीना खिलाते हैं, फल खिलाया जाता है, गन्ना खिलाया जाता है, गुड़ और रोटी खिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त उनको तेल की मालिश की जाती है। ये तस्वीरें बिहार के पूर्णिया की हैं, जहां एमबीए करने के बाद एक स्टूडेंट बैम्बू आर्किटेक्चर बन गया और आज अपनी कारीगरी से देश दुनिया भर में परचम लहरा रहा है। सत्यम सुंदरम नाम के ये हुनरमंद बांस की बोतल, कप से लेकर 200 से ज्यादा खूबसूरत सामान बना रहे हैं। साथ ही लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। पूर्णिया के श्रीनगर नगरहट्टा के सत्यम सुंदरम अपनी हुनर से बांस की पहचान देश से लेकर विदेश में भी दिला रहे हैं। आज अपनी मेहनत से कम ही समय में मणिपुरी बैम्बू आर्किटेक्ट में अपनी जड़ें जमा चुके हैं और 200 से भी ज्यादा हस्त निर्मित बांस के उत्पादों को देशी नहीं विदेश के बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। सत्यम सुंदरम अपने इस हुनर के लिए कई सम्मान भी हासिल कर चुके हैं। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं बाढ़ बारिश के बीच जिंदगी बचाने की जो जंग जारी है उसकी तस्वीरें। देश के कई हिस्सों में इन दिनों खूब बारिश हो रही है। इसके चलते नदी नाले उफान पर तो हैं ही, बाढ़ ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। हालांकि इन सबके बीच सेना और एनडीआरएफ मोर्चा संभाले हुए हैं। मुश्किल में फंसे लोगों का वो रेस्क्यू करने के साथ ही उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में जुटी हुई है।
साथ ही राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक में बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। इन सब के बीच पंजाब के कई इलाके पानी में घिरे हुए हैं। वहां किस तरह लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश के चलते पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में हालात भले ही मुश्किल हों, लेकिन सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू और राहत के मोर्चे पर डटे हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इन सब के बीच सेना से लेकर एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। गंभीर हालात को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में मोटर बोट से लेकर हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है। पंजाब में खासकर इन दिनों सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू की ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं, जहां बाढ़ के बीच फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। गुरदासपुर हो या पठानकोट, भारतीय वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। दोनों जगहों से इसी तरह 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुरदासपुर के सीमावर्ती गांव में बीएसएफ की वाटर विंग्स टीम के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बीएसएफ जमीन के साथ साथ भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बीएसएफ एयरविंग के हेलीकॉप्टर भी गुरदासपुर में जलमग्न सीमावर्ती क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। पठानकोट में रावी नदी के पास माधोपुर में रेस्क्यू के लिए वायुसेना MI-17 1B हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है। रावी नदी पर एक टूटे हुए बैराज पर फंसे एनडीआरएफ कर्मियों को इसी हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। सैलाब से जूझ रहे पंजाब के सरहदी इलाकों में बीएसएफ के चॉपर से रेस्क्यू के साथ साथ राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पंजाब में राहत बचाव के लिए बीएसएफ युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। 69 हेलीकॉप्टर, 45 वाटर विंग और 30 वाहन इस काम में लगे हुए हैं। भारत पाकिस्तान की सरहद के पास के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां भी बीएसएफ युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। पंजाब इस समय बाढ़ ग्रसित है और कई एनजीओज, कई टीम्स, कई लोकल्स मोर्चे पर डटे हुए हैं। बीएसएफ और आर्मी जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है हर कोने में पहुंचकर, क्योंकि फिरोजपुर हम मौजूद हैं तो फिरोजपुर बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर है यहाँ पर, तो बॉर्डर सीमा में कुछ गांव हैं, कालूवाल, साथ साथ गट्टी, राजो के और ऐसे तमाम 10 से 12 गांव हैं जो इस बाढ़ की चपेट में है। इस समय जहां ये बोट खड़ी है 8 से 10 फीट पानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर धान की फसल होती थी, लेकिन अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर का फासला अलग अलग गांव का है, तो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी बोट्स में, इन्हीं बोट्स के अंदर राशन, मेडिसिन, क्योंकि जो इनके मेडिकल टीम है बीएसएफ की, उनके द्वारा उनको मेडिसिन दी जा रही हैं, साथ साथ राशन पहुंचाया जा रहा है। जो जरूरी सामान है वो पहुंचाया जा रहा है और साथ साथ लोगों का हाल जाना जा रहा है। अगर किसी को रेस्क्यू होना है तो बाहर शहर के अंदर लाकर रेस्क्यू कर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जहां रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं वहां पर उनको छोड़ा जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के साथ साथ बीएसएफ सीमा की सुरक्षा के मोर्चे पर भी डटी हुई है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हम मौजूद हैं और बीएसएफ की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। बीएसएफ बाढ़ से निपटा जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ साथ पेट्रोलिंग भी जारी है। डिफिकल्टी तो काफी है, लेकिन हमारे पास जो लड़के हैं वो काफी ट्रेंड है और सभी इक्विपमेंट को चलाने और उसको मैनेज करने के लिए काबिल है। तो हम जब भी किसी को रेस्क्यू करते हैं तो हम पूरे सेफ्टी प्रिकॉशनर को फॉलो करते हैं और बोट को कोशिश करते हैं कि सैलो वाटर तक ले जाएं। 24/7 हम लगे रहे। अभिषेक आनंद जी हैं असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ के साथ और मॉनिटरिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है। बीएसएफ की टीमें 10-10 किलोमीटर दूर तक सैलाब में डूबे गांवों तक राहत और मदद लेकर पहुंच रही हैं और उन्हें खास अंदाज में बुला बुलाकर राहत सामग्री सौंप रही है।
बीएसएफ के जवान अब वहां पहुंच चुके हैं जहां पर आखिरी गांव है और आप देखिए विसल के जरिए इन गांव वालों को बुलाया जा रहा है। विसिल से उनको ये पता चल जाता है कि हमें कोई बुला रहा है। जब भी कोई मदद आती है तो इसी प्रकार से हम विसिल को बजाते हैं। और अभी ये कालू वाला गांव है। कितने गांव जो चपेट में है, चाहे कम पानी है ज्यादा पानी है? जितने अभी यहाँ पर तो 3 गांव हैं जो कि चपेट में है। एक ये कालू वाला हो गया, एक निहाले वाला हो गया जो आपके पीछे दिख पा रहा है, और एक कुलचे हो गया जो इनसे भी आगे है। अभी ये गांव वाले आ गए हैं, इनको कुछ सामान जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पंजाब में जालंधर हो या लुधियाना या अमृतसर का अजनाला, हर जगह लोगों को बाढ़ बारिश का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हर जगह लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। अजनाला से नवजोत रंधावा, लुधियाना से कमलजीत संधू के साथ फिरोजपुर से अमन भारद्वाज की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति और राहत उपायों को लेकर गृह मंत्री ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चीन में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी भारत लौट आए हैं। उन्होंने वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। वहीं एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने इस संगठन को नए रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी के 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। वहीं उन्होंने आतंकवाद के हर रूप के विरोध पर बल दिया। इसका असर एससीओ के घोषणा पत्र में भी दिखा। एससीओ समिट के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति और राहत के उपायों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राजभवन में हुई इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। इस दौरान अमित शाह जम्मू के मंगूचक गाँव में बाढ़ प्रभावितों से भी मिले और उनकी परेशानियां सुनी। दिल्ली के एक विधायक ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद का ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली के मोतीनगर से बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि वो अपने 2 महीने की सैलरी पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद पर खर्च करेंगे। उन्होंने पंजाब से अपने गहरे जुड़ाव की बात करते हुए यह ऐलान किया। अपने भरावां वास्ते ट्रांसफर करदा पिया ते अगे जो भी कोई रसद की लोड़ होएगी मैं एक पंजाबी भरा होने के नाते उन्हें पहुंचाने की कोशिश करांगा। सरकारी योजनाएं किस तरह से महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही हैं, इसका एक उदाहरण है बिहार के मुजफ्फरपुर की देवकी देवी, जिन्होंने जीविका परियोजना से जुड़कर न सिर्फ अपने जीवन में बदलाव किया बल्कि अपने गांव में 150 से ज्यादा किसानों का काम आसान बना रही हैं। देवकी देवी ने जीविका योजना के तहत मिली 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि से सौर ऊर्जा सिंचाई पंप लगाया और अब उससे करीब 150 से ज्यादा किसानों के खेतों की सिंचाई इसी सोलर पंप से करती हैं। सोलर दीदी योजना से जुड़ने से पहले देवकी देवी के परिवार का मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन अब वो महीने के 20 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा लेती हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में देवकी देवी के प्रयासों की सराहना की। गणेशोत्सव के मौके पर जहां भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है, वहीं उनके पंडालों की बनावट और सजावट भी लोगों का खूब ध्यान खींच रही है। ऐसा एक पंडाल बना है महाराष्ट्र के जालना में, जहां एक गणित के शिक्षक प्रोफेसर श्रीकांत चिंचखेड़कर ने गणपति पंडाल को गणित के म्यूजियम में बदल दिया है। इको फ्रेंडली चीजों से तैयार इस पंडाल में जहां एक और विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञों के कार्य और जीवन चरित्र को दर्शाया गया है, वहीं गणित के मूलभूत अवधारणाओं और समीकरणों को भी बेहद सरल भाषा और प्रायोगिक रूप में दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि बच्चों के मन में गणित के प्रति रुचि बढ़े और दुनिया भर के महान गणितज्ञों के बारे में लोग जान सकें। और न्यूज पथ में बात करते हैं मुंबई के गणेशोत्सव की, जहां आपको बता दें यहां जगह जगह आकर्षक पंडालों में बप्पा विराजमान हैं। उनके दर्शन के लिए हर दिन भक्तों का तांता लग रहा है। विशेष बात यह है कि यहां अलग अलग थीम पर बने गणेश पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा के सजे दरबारों में हाजिरी लगाने पहुंच रहा है, चाहे बड़े नेता हो या फिर फिल्मी हस्तियां या फिर खिलाड़ी, सब बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए लालबाग के राजा से लेकर दूसरे पंडालों तक में मत्था टेकते देखे जा रहे हैं। जगह जगह अलग अलग थीम के पंडाल सजे हुए हैं। हर तरफ बापा और उनके भक्तों की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। आम से लेकर खास तक हर कोई बापा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहा है।
लाल बाग के राजा के दरबार में हर दिन इसी तरह भीड़ उमड़ रही है। हर कोई बापा के दर्शन पाने के लिए इसी तरह लालायित नजर आता है। दक्षिण मुंबई के परेल इलाके में स्थित ये सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडालों में से एक है। हर साल की तरह इस साल भी लाल बागचा राजा की मूर्ति भक्तों को खूब आकर्षित कर रही है। इन्हें मन्नतों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए इस दरबार में अपार भीड़ रहती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी लालबाग के राजा के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। लालबाग के राजा के दरबार के अलावा मुंबई में एक से बढ़कर एक पंडालों में बापा विराजे हुए हैं। अंधेरी इलाके में ये है मुगेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल। इस पंडाल में ऐसी थीम रखी गई है जो बच्चों को विशेष रूप से खूब आकर्षित कर रही है। जैसी करनी वैसी भरनी की थीम पर यहाँ चलचित्र बनाया गया है। ये एक थीम, एक दृश्य यहाँ पर लगाया हुआ है और साफ तौर से लिखा है कि काला जादू करने वाले का हाल हमेशा बुरा ही होता है। यानी कि काला जादू पर भी कई लोग विश्वास करते हैं, जो काफी हद तक गलत है। ये देखिए, ये दूसरी थीम है, गुफे के बीच में ये बनाया है, काला जादू पर ही निर्भर है, जिसमें काला जादू करने वाला एक तांत्रिक बैठा हुआ है और उसके सामने एक पीड़ित बैठा है, जो इस तांत्रिक के भरोसे यहाँ पर आ गया है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत चीज यहाँ होने वाली है। ये चीजें दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि गुफाओं का मोड़ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए, मुझे लगता है इको फ्रेंडली ये पूरी तरह से गुफाएं बनाई हुई है। ऊपर लाइटिंग्स भी लगी हुई हैं, हालांकि अभी बंद है। और हमारे कैमरे से आप देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी के इलाके में किस तरीके से चलचित्र बनाया जाता है बच्चों को लुभाने के लिए। ये तीसरी थीम यहाँ पर देखने को अब मिल रही है और हर थीम का एक स्लग भी लिखा हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बच्चों को सही गलत के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से यहाँ ये विशेष थीम रखी गई है। थीम रखा है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप करोगे वैसे ही आपके सामने वही आएगा। स्वर्ग बनाया गया है, जो अच्छा काम करोगे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, बुरे काम करोगे आपको नरक प्राप्त होगा। कोई लोग जो है अंधश्रद्धा में ज़्यादा मानते हैं, करनी में ज़्यादा मानते हैं, वो उन लोगों के बारे में बताया गया है। अब परेल इलाके के रंगारी बादल चाल रहिवासी संघ मंडल के इस पंडाल को देखिए, जहां कर्नाटक के गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर की थीम रखी गई है। यहाँ बापा की भव्य ऊंची प्रतिमा के साथ ही भगवान भोले शंकर के तमाम अवतार की झांकियां लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई के एक ऐसे गणेश उत्सव मंडल में, जहाँ की प्रतिमा गणेश जी की न केवल ऊंची है बल्कि हमेशा ही विष्णु अवतार में होती है। सालों से इतिहास रहा है इस पंडाल का। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे इस मंडल के अध्यक्ष संतोष सकपाल जी जुड़े हैं और सेक्रेटरी गणेश जी भी जुड़े हैं। आप अपने बातों से बताएं कि क्या थीम है और क्यों। ये हमारा 86 ईयर्स का हम लोग साल हम लोग गणेशोत्सव मना रहे हैं। इस टाइम हम लोग ने विष्णु रूप मूर्ति बिठाई है, लगभग 19 फीट की है। और यहाँ पे हम लोग ने भगवान शंकर के 19 अवतार, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ सृष्टि के लिए, जहाँ जहाँ जब चीज के लिए, सृष्टि के निर्माण या सृष्टि के बचाव के लिए जब जरूरत पड़ी, तब तक भगवान शंकर ने 19 अवतार ले लिए। वो सब अवतार हम लोग ने यहाँ पे बिठाया है और उनके जो भी जानकारी है ये सब हम लोग ने यहाँ पे रखा है। आप जब जो देख रहे हैं डेकोरेशन, ये सब इको फ्रेंडली है। हमारा संदेश यही है कि धार्मिक के साथ साथ हम ये जो हमारा सृष्टि है उसका संतुलन बनाए रखे, सबको संदेश दे रहे। पर्यावरण पूरक गणपति हो, किसी को पर्यावरण की हानि नहीं होनी चाहिए, ये हम ये कथानक के माध्यम से बता रहे हैं। या जो भी कथानक है हर एक मैसेज देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राक्षसों का उपद्रव जब जब बढ़ा तब तब भगवान शिव ने अलग अलग तरह के अवतार लेकर उनका संहार किया। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है। चेंबूर इलाके में तिलक नगर का राजा की दीवारों और खंभों पर हर तरफ बस
गणराज की छवि अंकित है। सह्याद्री क्रीड़ा मंडल गणेशोत्सव ने अपने 49वें साल में गणराज की थीम पर पंडाल का निर्माण किया है। हर दीवारों और खंभों पर हाथी का चेहरा यानी गजराज का अलग अलग अवतार दिखाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर इलाके के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल में। सबसे पहले आप लाइव बप्पा के दर्शन करें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। साफा कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं, बप्पा ने इस वक्त पहन रखा है लाल कलर का, और उस पर जो गोल्डन की धारी दिख रही है वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइट ऑलिव कलर का वस्त्र बप्पा ने धारण कर रखा है, और ये जितने भी गहने इस समय बप्पा के श्रृंगार में लगाए गए हैं, रचाए गए हैं, सारे के सारे असली हैं और राजाओं की तरह विराजमान है अपने दरबार में। इस पंडाल की खासियत हम ये भी देख रहे हैं कि हर एक दीवारों पर जितने भी खंबे हैं गणराज की प्रतिमा लगाई गई है। ये मंडल अपने अलग अलग थीम के लिए जाना जाता है। इससे पहले संकट मोचन हनुमान मंदिर, राम मंदिर, वृंदावन जैसी थीम बनाकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मान भी इस मंडल ने हासिल किया है। हर कमरे में हर जगह के गजराज क्यों दिखेंगे कि हमारा थीम ही गजराज है। दूसरी बात, ये हमारे परंपरागत मनाने वाला उत्सव है। यहाँ पे कोई दुलाल नहीं होता है, यहाँ पे कोई पटाखे नहीं होते, यहाँ पे डीजे नहीं होता है। परंपरागत ढोल के आवाज से या तो आगमन होता है या तो विसर्जन होता है। बात गणेश प्रतिमा की करें तो गणेश जी का लाल साफा महाराष्ट्र की संस्कृति दिखा रहा है। यहाँ सदैव भगवान गणेश के समक्ष बुजुर्ग महिलाएं बैठकर मंत्रोच्चारित करती रहती हैं। मुंबई में अलग अलग पंडालों में फिल्म जगत से खेल जगत तक की हस्तियां बाप्पा के दर्शन करने पहुंच रही हैं। अंधेरी का राजा के दरबार में हाजिरी लगाने ममता कुलकर्णी पहुंची, तो बांद्रा में मधुर भंडारकर, मोहित सूरी, पूनम ढिल्लों, प्रीति झिंगियानी से लेकर हरभजन सिंह तक बाप्पा के दर्शन करने पहुंचे। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या संग हर साल की तरह गणपति बाप्पा के कृपा पाने पंडाल में पहुंची। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई में गौड़ सारस्वत ब्राह्मण गणेशोत्सव यानी जेएसबी पंडाल में गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए पहुंची। बेहद सादगी भरे अंदाज में हाथ जोड़कर एक्ट्रेस ने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन भी किया। कहीं पंडालों में भगवान गणेश की पूजा अर्चना चल रही है तो कहीं उन्हें विदाई भी दी जा रही है। एक्टर रणवीर कपूर ने अपनी मां नीतू कपूर के साथ मिलकर गणपति बाप्पा को विदाई दी। गणेश भगवान का विसर्जन करने के दौरान रणवीर कपूर नंगे पांव और माथे पर तिलक लगाए बाप्पा की मूर्ति हाथों में उठाए नजर आए। रणवीर कपूर के अलावा अमर उपाध्याय भी बाप्पा को विदाई देते दिखे। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाप्पा की आरती की। इसके बाद बाप्पा का पूरे भक्तिभाव से विसर्जन करते दिखे। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम अनंत चतुर्दशी तक जारी रहेगी। तब तक हर तरफ इसी तरह की अनुपम छटा देखने को मिलती रहेगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 555 अंकों उछलकर 80,364 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 198 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 24,625 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। सोमवार को सोना 1000 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,05,670 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 1000 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 1,26,000 रुपए की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 10 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 19 पैसे हो गई। पिछले महीने यानी अगस्त में जीएसटी कलेक्शन से सरकार को 1 करोड़ 86 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1 करोड़ 86 लाख 315 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 6.5% ज्यादा है। पिछले साल इसी समय यानी अगस्त 2024 में ये 1.75 लाख करोड़ रुपए था। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। यूपी में आज से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान पूरे महीने यानी कि 30 सितंबर तक चलेगा। पूरे प्रदेश में यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। 30 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में परिवहन, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे।
इस अभियान का मकसद लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है और उन्हें हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है। लखनऊ में हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने पेट्रोल पंप पर इस अभियान का जायजा लिया और लोगों से बात कर उनकी राय जानी। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल ड्राइव की शुरुआत हो गई है। ये ड्राइव पूरे यूपी में चल रही है, यानी कि पेट्रोल भराने जब आप पेट्रोल पंप पर आएंगे तो आपका हेलमेट लगाना अनिवार्य है और अगर नहीं लगाया होगा तो आपके साथ भी ये हो सकता है जो इन शख्स के साथ हो रहा है। ये पेट्रोल भराने आए थे लेकिन इनके पास हेलमेट नहीं था और अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और अन्य विभाग एक साथ आए हैं और ये देखिए यहाँ पर इनका बाकायदा इस माध्यम से चालान हो रहा है, यानी कि इस टैब के जरिए इनकी फ़ोटो खींची गई है और अब इनका चालान हो रहा है क्योंकि आज से ड्राइव शुरू हो रही है। बिना हेलमेट लगाया फ्यूल नहीं लेंगे। फादर्स नेम पिताजी का तो ये एक वेबसाइट, इसको भी दिखा दीजिए एक बार कि कुछ इस तरीके से जो ऑफिसर्स हैं परिवहन विभाग के वो सारा एड्रेस जानकारी नोट कर रहे हैं। एक ऑनलाइन माध्यम से ही इनको एक चालान जाएगा। ये आप लोग जैसे बिना हेलमेट के चल रहे हैं यहाँ पर लगा। हेलमेट बिना नहीं चलते हैं। हेलमेट अभी ऑफिस में रह के पेट्रोल डलाने आए खाली बगल में। पेट्रोल बिना हेलमेट के डलाएंगे? अब ये तो पता नहीं था बिना हेलमेट के जी डालनी पड़ेगी कि भाई जब भी निकलिए हेलमेट लगाना है, चाहे पेट्रोल डलाने चाहे घर से निकले रोड पे आइए तो हेलमेट लगाइए। अब बहाने इस तरह के होते हैं कि हम पेट्रोल डलाने आए थे तो हेलमेट नहीं पहने थे, तो कुल मिलाकर ये कहानियाँ। लेकिन सवाल ये है कि कोई दुर्घटना अगर होती है तो सिर की चोट सबसे ज़्यादा घातक होती है और इस तरह से कुल चालान यहाँ पर किया। अभी इनको मैडम क्या चालान आपने किया है? इनका चालान कर दिया गया है। आज से परिवहन महोदय के आदेश से नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी लागू। कितने रुपए का चालान होता है? इनके सारे पेपर वैलिड हैं, इनके पास डीएल नहीं है और हेलमेट का चालान जो है 1000 रुपये का होता है, विभाग द्वारा निर्धारित है। तो अभी इनका चालान कर दिया गया है ऑनलाइन। देखिए ये जो सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकार की प्राथमिकता है कि आंकड़ों को 50% तक कम करने की। इसमें जो 2 पहिया चालक हैं उनमें हेलमेट न लगाने से सर्वाधिक मौतें हुई हैं जो है ये देखा गया। इसीलिए ये 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक जो है पूरे महीने जो है नो हेलमेट नो फ्यूल ड्राइव ये विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि हम पेट्रोल पंप पे पाबंदी लगाएं कि लोगों को फ्यूल ना मिले तो लोग जागरूक हों और थोड़ा सा इस पे जो है आगे आएँ और हेलमेट लगाने की उनमें एक मानसिकता, एक प्रवृत्ति बढ़े, जिससे कि जो है सड़क दुर्घटना अगर हो भी जाती है तो उनके जीवन की रक्षा हो सके। पेट्रोल डलाने जी तो आपने खबर नहीं पड़ी? कौन सी सर? नो हेलमेट नो फ्यूल। सर पता नहीं था सर हमें जी। तो अभी तो चालान हो जाएगा आपका। देखिए कितने सारे अधिकारी पुलिसकर्मी यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आ गए हैं। सर यहाँ पे अर्जुनगंज में सर हम लोग काम करते हैं। सर अर्जुनगंज में रखा हुआ है सर हम लोगों का। क्या करेगा अभी यहाँ कोई बात हो जाए तो हेलमेट अर्जुनगंज में रखा रहेगा, दोनों लोग नहीं लगाए हो। ये लाइसेंस है तुम लोगों का? लाइसेंस है, लाइसेंस है। दोनों बिना लाइसेंस का उधर ये सीज कर दीजिए। क्या कर रहे हैं? नहीं मिल रहा, क्या बोले? नो हेलमेट नो फ्यूल। अच्छा, आपने कहा फ्यूल भरवाने के लिए? क्या बोले पेट्रोल पंप वाले? क्या बोले आपसे? पेट्रोल पंप से बात ही नहीं हुई सर, बोल रहे हैं नो हेलमेट नो फ्यूल, फ्यूल नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे? हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट डैमेज हो गया है 2 दिन पहले। 2 दिन से बिना हेलमेट के चल रहे हैं। अपना तो ख्याल रखिए, बारिश का मौसम है, गाड़ी स्किड कर सकती है। ये आपका हेलमेट है? आप क्यों पकड़े हैं? हम ही लिए हैं, काहे कि उनके सर में चोट लगी है ना। सर में चोट लगी है? हमारे पैर में लगी हुई थी। पैर में लगाएंगे हेलमेट? नहीं, हम लगाए हुए थे खुद। सेकंड लगाए थे, फर्स्ट नहीं लगाए थे। पीछे वाले लगाए, मतलब बैंगलोर का रूल यहाँ पालन कर। पीछे वाले लगाए थे। लखनऊ में भाई, बैंगलोर नहीं है। वो तो है सर। कहाँ कहाँ? पेट्रोल लाने जा रहा। पेट्रोल कैसे डलेगा बिना हेलमेट के? तो नीचे रखे थे हेलमेट तो आप। अभी रख दिया। अरे तो फिर हवा खा रहे हैं। देखिए आपका चालान बचा लिया हमने आपका, है? धन्यवाद। अब आप हेलमेट लगा के जाएंगे। अभी हम बता दें आगे जाके क्या हेलमेट नहीं लगाए थे। उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को लेकर हमने आपको लोगों की राय दिखाई। हमने डिजिटल वर्ल्ड में मौजूद अलग अलग AI चैटबॉट से भी इस मुद्दे पर सवाल किया और उनकी राय जानी। हमने पूछा कि नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाना कितना असरदार होगा। इसके जवाब में AI चैटबॉट ग्रॉक ने कहा कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और हेलमेट के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि वाहन चालक जल्द ही हेलमेट पहनने की आदत डाल लेते हैं, जो दुर्घटनाओं में सिर की चोटों को 70% तक कम कर सकता है।
हालांकि अभियान की सफलता पर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जैसे प्रयागराज में इसकी शुरुआती असफलता देखी गई, जहां पंप कर्मचारी और चालक दोनों नियमों से अनजान और लापरवाह रहे। ChatGPT का मानना है कि अगर पेट्रोल पंप पर हेलमेट के बिना पेट्रोल ना दिया जाए तो ये बहुत असरदार तरीका होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चला सकते। हेलमेट पहनने से सिर की चोट के कारण मौतों और गंभीर चोटों की संख्या काफ़ी कम हो सकती है, इसलिए ये सीधे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ChatGPT के मुताबिक पेट्रोल पंप पर यह नियम लागू करने के लिए सरकार और प्रशासन को स्पष्ट नियम, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग करनी होगी। वहीं गूगल के AI चैटबॉट जेमिनी ने बताया कि अभियान जुर्माना या पुलिस की चेकिंग से ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि ये एक सीधी और तात्कालिक आवश्यकता से जुड़ा है। इस तरह के अभियान से धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में बदलाव आएगा। शुरू में भले ही लोग मजबूरी में हेलमेट पहने, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाएगी। अचानक हेलमेट की मांग बढ़ सकती है, इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि बाजार में पर्याप्त और अच्छी क्वालिटी के हेलमेट उपलब्ध हों। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। हमारे देश में लड़कियों के लिए सरकार की तरफ से कई शिक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश की बेटियों के पढ़ाई के हक को लेकर एक गैर सरकारी संगठन भी काफी समय से काम कर रहा है, और ये संस्था है एजुकेट गर्ल्स, जिसे प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाएगा। देश की हर बच्ची स्कूल जाए, वो न केवल पढ़े बल्कि अपनी पढ़ाई को भी पूरा करे। इसी सोच के साथ साल 2007 में एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था खोली गई थी, जिसे एशिया के सबसे बड़े सम्मान रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने का अब गौरव हासिल हुआ है। ये भारतीय गैर सरकारी संस्था इतिहास रचते हुए देश का पहला NGO बन गया है, जिसकी संस्थापक है सफीना हुसैन। लड़कियों को पढ़ाने की इस मुहिम को सफीना ने राजस्थान से शुरू किया। एजुकेट गर्ल्स के मैग्सेसे अवार्ड मिलने के ऐलान पर सफीना कहती हैं कि भारत की पहली गैर सरकारी संस्था के तौर पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाना एजुकेट गर्ल्स और देश के लिए ऐतिहासिक पल है। कभी अमेरिका को अपना घर बनाई सफीना मानती हैं कि उनका ये सम्मान भारत की उस जन आंदोलन की पहचान है जो एक दूर दराज के गांव की लड़की से शुरू हुआ और आज पूरे समाज को बदल रहा है। सफीना हुसैन ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रही सफीना साल 2005 में भारत लौटी ताकि वो लड़कियों की जिंदगी बदलने के लिए कुछ अलग करें। ऐसे में भारतीय गांव में स्कूल न जाने वाली बहुत सी लड़कियों को पढ़ाने का सफीना ने बीड़ा उठाया। उन्होंने 2007 में एजुकेट गर्ल्स नाम का NGO खोला। संस्था की शुरुआत राजस्थान के 50 गाँव से हुई। एजुकेट गर्ल्स ने 3 उद्देश्यों के साथ काम शुरू किया। स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की पहचान करना, उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना और उनकी निरंतर अटेंडेंस सुनिश्चित करना। आज ये संस्था 30,000 से ज्यादा गांवों में एक्टिव है और 20 लाख से ज्यादा लड़कियों तक पहुंच चुकी है। ये गैर सरकारी संस्था न सिर्फ लड़कियों को स्कूल भेजती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि वो स्कूल में जाती रहें और पढ़ाई पूरी करें। यही वजह रही कि एजुकेट गर्ल्स संस्था की इसी निरंतर सोच को रेमन मैग्सेसे सम्मानित कर रहा है। रेमन मैग्सेसे देने वाले फाउंडेशन ने भी बताया कि ये अवार्ड एजुकेट गर्ल्स संस्था को लड़कियों और युवा महिलाओं की शिक्षा के जरिए समाज में बदलाव लाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए दिया गया है। साल 2015 में एजुकेट गर्ल्स ने शिक्षा जगत में दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड यानी DIB शुरू किया था, जिसमें पैसे तभी मिलते थे जब ये तय नतीजे सामने आए। ये मॉडल इतना कामयाब रहा कि संस्था ने गांव के 50 पायलट स्कूल से शुरुआत कर अब 30,000 गांवों तक पहुंच बना ली है और 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को इसका फायदा पहुंचा है। संस्था ने प्रगति नाम का एक ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिससे 15 से 29 साल की लड़कियां अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। ये प्रोग्राम 300 से शुरू होकर आज 31,500 से ज्यादा लड़कियों तक अपनी पहुंच बना चुका है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये सम्मान उस व्यक्ति और संगठन को दिया जाता है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया हो। ऐसे में यकीनन सफीना हुसैन की संस्था एजुकेट गर्ल्स भी लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं जैसी रूढ़िवादी सामाजिक सोच को बदलने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।